Assalamualaikum. Today we will discuss final payment certificate. This is part 4 of our lecture number 4. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 5 टाइप के सर्टिफिकेट हैं FIDIC में। पहले 3 जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट। स्टेटमेंट एंड पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर 3 तरह के जो बिल हैं वो जमा करवाता है। एक मंथली स्टेटमेंट या जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि मंथली जो बिल हैं। सेकेंडली स्टेटमेंट एट कंप्लीशन है एंड थर्ड इज़ फाइनल स्टेटमेंट। ये 3 के 3 बिल जमा होते हैं दी इंजीनियर को। अगर हम प्रोजेक्ट का पूरा साइकिल देखें तो कंप्लीशन टाइम आता है और ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड या डिफेक्ट नोटिफिकेशन पीरियड है जो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद शुरू होता है। और टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट ज़ाहिर है जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट इशू होता है एंड एट द एंड जो डिफेक्ट नोटिफिकेशन पीरियड है उसके बाद डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट है। जो मंथली स्टेटमेंट है वो कंप्लीशन टाइम के दौरान कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है द इंजीनियर को। एंड स्टेटमेंट एट कंप्लीशन है वो जैसे ही टीओसी टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट इशू होता है उसके 84 डेज में वो फिर कॉन्ट्रैक्टर जमा करवाता है। एंड फाइनली जो फाइनल स्टेटमेंट है वो डीएलसी के बाद 56 दिनों में कॉन्ट्रैक्टर जमा करवाता है। जो मंथली स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट एट कंप्लीशन है वो द इंजीनियर सर्टिफाई करता है एज ए आईपीसी एंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट। फाइनल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होना चाहिए? अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर जो जमा करवाता है द इंजीनियर को वो ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट है और इसमें इंक्लूड करता है सबसे पहले वैल्यू ऑफ ऑल वर्क डन। जो भी अब तक फाइनल स्टेज तक जितना भी वर्क डन होता है वो कॉन्ट्रैक्टर तमाम इसमें इंक्लूड करता है। सेकेंडली एनी अदर सम विच द कॉन्ट्रैक्टर कंसीडर्ड ड्यू टू हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा कोई भी ऐसा सम जो कॉन्ट्रैक्टर ये कंसीडर करता है कि उसको मिलना चाहिए, उसको पेमेंट होनी चाहिए, वो उसमें इंक्लूड करता है। एक चीज इसमें बहुत अहम है कि इफ कॉन्ट्रैक्टर मिस टू इंक्लूड एनी अमाउंट इन द फाइनल स्टेटमेंट ही कैन नॉट क्लेम लेटर ऑन। कोई भी अमाउंट अगर कॉन्ट्रैक्टर मिस करता है इंक्लूड करना तो वो उसके बाद उसमें वो क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, इसका सबमिशन का मैकेनिज्म क्या है? तो विद इन 56 डेज आफ्टर डीएलसी या परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, ये जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि 56 दिन के अंदर जब भी डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होगा उसके 56 दिन के अंदर जो है वो द कॉन्ट्रैक्टर जमा करवाएगा 6 कॉपीज ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट की द इंजीनियर को। अच्छा, इसके साथ एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है। वो क्या होता है? जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफाइज दैट द टोटल of final statement represent full and final settlement of all monies due to contractor under the contract। एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्टर जमा करवाता है जिसमें वो सर्टिफाई करता है कि जो भी फाइनल स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू है, जो उसने चीज़ें शामिल की हैं, जो इनवाइसेस वगैरह हैं, वो उसका फुल सेटलमेंट है। तमाम जो भी मनी है यानी जो भी पैसे हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो उसमें ये उसका फाइनल एक सेटलमेंट होगा। अच्छा, अंडर FIDIC 1987 वर्जन में कॉन्ट्रैक्टर ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सबमिट करता है द एम्प्लॉयर को और उसकी कॉपी जमा करवाता है द इंजीनियर को। ये अहम पॉइंट है। आप ये देखें कि जो फाइनल स्टेटमेंट जमा करवा रहा था वो द इंजीनियर को जमा करवा रहा था और उसकी कॉपी जा रही थी एम्प्लॉयर को। लेकिन एज फार एज डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज कंसर्न तो वो जमा हो रहा है द एम्प्लॉयर को और उसकी कॉपी जा रही है द इंजीनियर को। जो 99 का जो वर्जन है उसमें ये क्लियर नहीं है। इट इज़ नॉट क्लियर टू होम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड। 99 की जो वर्जन है उसमें ये क्लियर नहीं है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहाँ जमा होना है।
तो अपेरेंटली अब जब वहाँ लिखा हुआ नहीं है तो अपेरेंटली इट मे बी सबमिटेड टू इंजीनियर एंड कॉपी टू द एम्प्लॉयर, तो वो आप द इंजीनियर को जमा की जा सकती है, उसकी जो कॉपी है द एम्प्लॉयर को दे सकते हैं हम। इम्पॉर्टेंट है जी, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है शेल बिकम इफेक्टिव ओनली, सबसे पहले कि जब पेमेंट है फाइनल सर्टिफिकेट की वो इशू हो जाए कॉन्ट्रैक्टर को, और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो रिलीज हो जाए, तो ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो इफेक्टिव होगा। जो ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट है द इंजीनियर उसको एग्जामाइन करता है, उसको स्क्रूटनी उसकी करता है, और अगर द इंजीनियर डीएफएस या ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट से डिसएग्री करता है तो कॉन्ट्रैक्टर शेल सबमिट फर्दर इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर द इंजीनियर को चाहिए तो वो उसको जमा करवाएगा, एंड मेक चेंजेस इन डीएफएस एज एग्रीड, और चेंजेस भी डीएफएस ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट में करेगा जैसे कि दोनों के दरमियान वो एग्रीड हों। अगर ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट पर कॉन्ट्रैक्टर और द इंजीनियर का सेटलमेंट हो जाता है तो ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट बिकम्स फाइनल स्टेटमेंट, तो ज़ाहिर है उसकी जो शेप चेंज होती है वो फाइनल स्टेटमेंट हो जाती है फिर वो। और जो कॉन्ट्रैक्टर जो द इंजीनियर है वो सर्टिफाई करेगा फाइनल स्टेटमेंट एज फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट। लेकिन अगर ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट पर द इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का सेटलमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता, ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट का ज़ाहिर है एक एग्रीड पार्ट होगा, दूसरा डिसएग्रीड पार्ट होगा। तो जो एग्रीड पार्ट होगा द इंजीनियर उसको, उस एग्रीड पार्ट को, ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट के एग्रीड पार्ट को सर्टिफाई करेगा एज एंट्री पेमेंट सर्टिफिकेट, उसको एज ए फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट सर्टिफाई नहीं करेगा, उसको एंट्रीम आईपीसी सर्टिफाई करेगा। जो डिसएग्रीड पार्ट है ड्राफ्ट फाइनल स्टेटमेंट का वो विल बी सेटल्ड अंडर, ज़ाहिर है जो भी इंजीनियर डिसीजन है या डीएपी आर्बिट्रेशन है या लिटिगेशन है, जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो मैकेनिज्म होगा कॉन्ट्रैक्ट में, उस हिसाब से डिसएग्रीड पार्ट जो है वो सेटल होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम डिस्कस करें तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काइंडली हेल्प अस इन गेटिंग 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच।